के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके आईआईटी खड़गपुर का जो एग्जाम है ना एलएलएम का, उसको आप अगले 2 महीने के अंदर किस तरीके से प्रिपेयर करोगे। बिकॉज ये जो एग्जाम है इसको लेकर मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि सर प्लीज एक वीडियो बनाइए, तो इसीलिए मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं ये आफ्टर कंसल्टेशन विद जो स्टूडेंट्स अभी आईआईटी खड़गपुर में हैं एनरोल्ड, जिन्होंने पिछले साल एग्जाम दिया था, उनके साथ कंसल्टेशन के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि पेपर किस तरीके का आया था, क्या क्वेश्चंस थे, बाकी चीजें थी, सब कुछ मैंने डिस्कस उनसे किया है। बिकॉज आपको ये जो पेपर है ना ये आपको कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं अवेलेबल मिलेगा नहीं, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स के साथ। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और मैं इसके अंदर सारी बातें करूंगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, पेपर पैटर्न क्या था, कैसे पढ़ाई करनी है, किन रिसोर्सेज का यूज करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, सारी बातें आई विल डू इन डिटेल। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं हल्का सा पेपर पैटर्न को लेकर। आपको जो पेपर है ना ये आपका 120 मार्क्स का एक पेपर होगा, जिसमें से आपको एमसीक्यूज डायरेक्टली पूछे जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ये होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये इसका सबसे बढ़िया पार्ट है कि यहाँ पे आपको जय माता दी करने का, गेस्ट वर्क लगाने का पूरा पूरा खुला लाइसेंस है। सो एक चीज को लेकर आप सिक्योर और अपना संतुष्ट हो सकते हो कि अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं एग्जाम के लिए, जब मैं क्वेश्चंस लगा रहा हूं तो मुझे इस बात का डर नहीं कि नेगेटिव मार्किंग नंबर मेरा जाएगा। अब इसके बाद पेपर पैटर्न हो गया। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको खास ध्यान देना है। स्टार्टिंग विद फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जब आप बात करते हो ना आईआईटी खड़गपुर के अंदर, तो जो पेपर होता है उसके अंदर एक कॉम्बिनेशन आता है पॉलिटी का और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। यहाँ पे ये लोग आपसे उम्मीद नहीं करते कि आपको बेयर एक्ट पता होगी, सो आपको ज्यादा बेयर एक्ट के ऊपर कौन सा आर्टिकल कहा दिया है क्या है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस पूरे केस में आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि जो पॉलिटिक्स जुरिसडिक्शन ना, जैसे पिछली बार आया था कि जो प्रेसिडेंट होती है उसकी पावर क्या है। जैसे अब लोकसभा है तो लोकसभा के अंदर मनी बिल जो है वो किस तरीके से पास हो सकता है, क्या उसके वो हो सकता है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आपसे होते हैं ना, जो पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं, थोड़ा सा जनरल नॉलेज टाइप में भी जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस की आपसे यहाँ पे उम्मीद की जाएगी। तो माय रिकमेंडेशन इज कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई करो तो पहले तो आप पार्ट 3 अच्छे से पढ़ लो अपना, ठीक है। पार्ट 3 के अंदर जाइए, फंडामेंटल राइट्स और बाकी चीजें पढ़िए। फिर जो पॉलिटी टाइप के क्वेश्चंस आपके उसके सेलिएंट फीचर्स, और कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, प्रेसिडेंट की पावर हो गई, जुडिशरी हो गया, स्टेट हो गया, ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, इनको आप एक अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। और उसके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप यूट्यूब का यूज करिए। और किताब के लिए अगर आपको जाना है तो मेरी रिकमेंडेशन एके जैन सीरीज उठाइए, उससे अच्छा कुछ नहीं। और मगल लो, अगर आपके पास कोई सिंघस या फिर यूनिवर्सल्स की कोई एलएलएम वाली गाइड है, आप वो उठा के उससे भी पढ़ सकते हो, आपका काम वहां पर हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा बेयर एक्ट में आपको अपना समय लगाने की जरूरत नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली नहीं पूछेंगे किस आर्टिकल में क्या दिया, ये पूछेंगे आपसे पॉलिटी टाइप के क्वेश्चंस कि प्रेसिडेंट का क्या, वो क्या, ये क्या, इस टाइप का थोड़ा सा पेपर आपका रहने वाला है। तो माय रिकमेंडेशन इज दैट। इसके बाद जब मैं आगे बात करता हूं यहाँ पे केस लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर में, और एक जनरली मैं अगर केस लॉज की बात करता हूं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको जो याद रखनी है वो ये है कि आपसे लैंडमार्क केसेस पूछे जाएंगे, और वो भी रीसेंट वाले लैंडमार्क केसेस। जैसे जो पिछली बार पेपर आया था तो उसके अंदर जोसेफ शाइन का केस पूछा गया, फिर एक जेंटल म्यूटिलेशन पे एक केस आया था वो आपका पूछा गया। इस टाइप के केसेस जो होते हैं ना जनरल पार्लांस में आपको पता होने चाहिए एज अ लॉ स्टूडेंट कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था, इसमें कोई बड़ी बात बोली थी तो इसके बारे में मुझे पता होना चाहिए, वो आपको आना चाहिए। और उसकी जो बेस्ट पार्ट है इस एग्जाम के साथ वो ये है कि आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू उस पेपर के अंदर ऑप्शंस को स्लाइड आउट करने में दिक्कत नहीं होगी, दैट इज वन थिंग। तो आपको इस चीज का बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पर कि एमसीक्यूज के अंदर अगर केसेस वाले आ रहे हैं तो आपको केवल ये पता होना चाहिए कि जो केस है उसके अंदर हेड क्या हुआ था। जितने लैंडमार्क केसेस है जिस भी सब्जेक्ट से है, चाहे आप बात करते हो क्रिमिनल लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशन की, चाहे किसी और सब्जेक्ट की, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो मार्क माय वर्ड्स, जितने लैंडमार्क केसेस है रिसेंट वाले उनको प्लीज पढ़ लीजिएगा फॉर ईच सब्जेक्ट दिस इज एप्लीकेबल। इसके अलावा भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की भी बात करूं तो यहाँ के अंदर भी जो आपके केस लॉज होते हैं ना, जो कि थोड़े से पुराने वाले हैं हमारे, कृष्ण भारती, इंदिरा सहानी, बाकी जो कि आपसे एक्सपेक्ट करा जाएगा कि आपको पता होना चाहिए जनरल प्रिपरेशन के फॉर्मेट में, उसको भी प्लीज कर लीजिएगा, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज वन थिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे आपको जाना है। अब इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट आपको ध्यान में रखना है कि आपको पढ़ना है वो है आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। अब देखिए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के साथ क्या खेल है
कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो काफी जनरल इन नेचर होंगे। आपसे पूछेंगे कि जो पावर्स हैं यूएन की वो क्या है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे दिए हुए हैं, कौन सा कन्वेंशन था, क्या था, कैसे था। फिर जो आपके टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे कि मान लो रिकग्निशन हो गया, लॉ सीज हो गया, बाकी चीज होगी, उसके अंदर जो जनरल चीजें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। एज पर आपसे आर्टिकल नहीं पूछेंगे कि किस आर्टिकल में क्या दिया है, वो क्या, ये क्या है, ये सब नहीं। खास करके जो आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके हेडक्वार्टर्स, कौन सा कन्वेंशन कब हुआ, क्या था, ये सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसकी पढ़ाई थोड़ा सा अच्छे से करिएगा। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वो अपना पढ़ लीजिएगा, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे काम करने की। एक जो चीज मैं ऐड करूंगा वो है यहाँ पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ। अब देखिए इन्वायरमेंटल लॉ जो है ना, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे पसंद है, यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर के अंदर। यहाँ पे तो आपको जो आपका इन्वायरमेंट लॉ है उसको भी अच्छे से करके जाना है, इन द सेंस कि आपको ये नहीं करना है कि आपको पूरा पूरा पढ़ना है आपको, लेकिन जो जनरल चीजें होती है ना, जैसे मान लो एमसी मेहता हो गया और फिर जितने भी केस रूरल एंटाइटलमेंट केंद्र हो गया, इस टाइप के केसेस होते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। बेयर एक्ट जो है उसके अंदर आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज के अंदर क्या दिया हुआ है। स्पेसिफिकली बेयर एक्ट की नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड, आपको केवल प्रोविजंस पता होने चाहिए, क्या कंसेप्ट्स हैं वो पता होने चाहिए आपको। फिर उसके अलावा इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरमेंट लॉ को अच्छे से पता होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो मतलब यहाँ पे जैसे मान लो रियो डिक्लेरेशन हो गया, वियना कन्वेंशन हो गया, बाकी सारी चीजें हो गई, उसके हिसाब से बहुत क्वेश्चंस पिछली बार भी आए थे, तो इस बार भी आने का अच्छा चांस है। तो एनवायरमेंट लॉ पे स्पेशल फोकस करिएगा। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो एक कनेक्शन बनता है ना एनवायरमेंट का, उसको जंक्चर को अच्छे से स्टडी करिए, एनवायरमेंट लॉ को स्टडी करिए, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को स्टडी करिए। सो दैट मेक्स इट 3 सब्जेक्ट्स जो कि आपको करके जाना है। तरीका पढ़ने का क्या है, एज सिंपल एज दैट, एक सीरीज उठा लो, सिंगल्स उठा लो, वो भी ना हो यूट्यूब से जाओ उससे पढ़ लो और अपना नॉर्मल एमसीक्यू सॉल्व कर लो, मोर देन इनफ, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और प्लस मैं अगर बात करूं एमसीक्यूज की, जो जिस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं, तो एमसीक्यूज जो आपके आते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं कि मान लो कोई चीज दे दी जाएगी, उसके बाद आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर आपको डिड्यूस करना है कि उसका आंसर यहाँ पे क्या है। ये स्पेसिफिकली नहीं आप उम्मीद करेंगे वो लोग कि आर्टिकल बताओ वो बताओ, सिंपल थोड़ा सा नहीं पूछेंगे। तो जो पेपर की डिफिकल्टी होती है वो मॉडरेट होती है, बहुत हार्ड भी नहीं होती कि क्लैट पीजी इतना मुश्किल होगा, और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होता कि एकदम बच्चों वाला ही पेपर बना रहे हैं, ठीक है। तो मॉडरेट डिफिकल्टी के साथ आप उम्मीद करके चलो पेपर को आपको यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे अगर बात करूं तो आपको कम से कम 35% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं यहाँ पर, ठीक है। मिनिमम थ्रेशोल्ड है क्वालिफाई करने का, जस्ट मेक श्योर कि आप जो भी पेपर लगाओ तो 35% मार्क्स आपके आ जाएं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एक अच्छे स्कोर की मैं बात करूं कि होना क्या चाहिए, तो आप ये समझ के चलिए कि अगर आपके 120 जो है स्कोर, उसमें से अगर मान लो आपका 80 मार्क्स या 90 मार्क्स अगर आ रहा है ना, देन इट इज अ प्रीटी गुड स्कोर। वैसे तो होता क्या है कि लोग स्कोर आपको बताते नहीं है, सीधे आपके पास मेरिट लिस्ट निकाल के दे देंगे कि भाई ये लोग हैं, अपना जो है इंटरव्यू में आ जाना। तो अगर आप मान लो कैलकुलेट करना चाह रहे हो, ये सोच रहे हो ना कि कितने क्वेश्चन मुझे सही करने हैं, क्या करना है, तो 80 से लेकर 90 तक का स्कोर अगर आपका आ रहा है, देन यू आर वेरी वेरी गुड टू डू। 75 वैसे भी आपका स्कोर चल सकता है। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो कितने स्टूडेंट्स ये आपका एग्जाम देते हैं, तो अराउंड समझ लीजिए 1500 से लेके 2000 या फिर 2500 तक भी ये नंबर जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की पॉपुलैरिटी कितनी है एग्जाम की, कितने लोग चाहते हैं आईपीआर में या फिर इंटरनेशनल लॉ में अच्छे से एलएलएम करना, बढ़िया से करना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे जो पूरा ऑल ओवर यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो ये है कि जो इनका पेपर है उसका जो पूरा थीम है वो उसी चीज की तरफ जाता है कि हमको इंटरनेशनल लॉ और आईपीआर के अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन भाई देखो देनी है, तो उसके हिसाब से हम लोग कुछ स्पेशल यहाँ पर चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को नॉलेज हो। तो इसीलिए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और आईपीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पेपर को अच्छे से तैयार करके जाना है, दैट इज वन थिंग। बाकी भी जो एडिशनल चीजें वो मैं आपको अभी इस वीडियो में बता ही रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट आपको देख के जाना है वो है आपका जूरिस्प्रूडेंस का। अब देखिए जूरिस्प्रूडेंस की पिछली बार मैं अगर बात करूं तो आपके आए थे 4-5 क्वेश्चन, जिसमें कि आपसे डायरेक्ट पूछा गया कि भाई किस पर्टिकुलर ऑथर ने, जूरिस्ट ने क्या बोला, वो किस स्कूल से बिलोंग करता है, क्या है, कैसे है। तो जूरिस्प्रूडेंस की जनरल स्टडी, जनरल पढ़ाई इज मोर देन एनफ टू क्रैक दिस एग्जाम। ज्यादा स्पेशल डीप नहीं पढ़ना है, आप जाइए एनडी प्रांजपे या फिर कोई सिंपल सी बुक उठा लीजिए, उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो देखिए, ज्यादा डीप में मत पढ़िए उसको। नहीं हो रहा है तो यूट्यूब पे जाइए, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहां से आप फॉलो अप कर लीजिए, वरना सिंगल्स जैसी कोई बुक मिले वहां से कर लीजिए, मोर देन इनफ। थोड़े से एमसीक्यूज लगा लो, काम आपका हो जाएगा। जनरल पढ़ाई चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपका कमर्शियल लॉ। अब कमर्शियल लॉ इज अ अम्ब्रेला टर्म। इस अम्ब्रेला टर्म के अंदर ही काफी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से सुनते जाना। सबसे पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
कॉन्ट्रैक्ट इज दैट वन सब्जेक्ट जिसमें से कि जो क्वेश्चंस आपके आते हैं ना, यहां पर आपसे इलस्ट्रेशंस बहुत पूछेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, इलस्ट्रेशन बेस्ड, ठीक है। तो आपको जो बेयर एक्ट है उसके अंदर जाना है और उसके अंदर से जितने अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस वाले जो आपका रहता है, केस लॉज होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, उनको अच्छे से प्लीज करके जाना, उसमें से सवाल आपका आएगा। पिछले साल भी आया था, इस बार भी चांस है अच्छा खासा आने का। अपार्ट फ्रॉम दैट बेयर एक्ट थोड़ा सा आपका देख लेना, दिस इज दैट वन सब्जेक्ट। इसके अलावा आईपीसी, जिसमें कि बेयर एक्ट की नॉलेज इज समवॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके अंदर दोनों ही चीजें हैं कि 1 से लेकर 75 तक भी इंपॉर्टेंट है और उसके आगे की जो सेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ना मत कुछ। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया, कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के अंदर ये समझिए कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो काफी सिंपल इन नेचर है। मतलब आपकी जो जनरल स्टडीज होती है ना आपकी कंपनी लॉ की, जिसमें कि कंपनीज एक्ट बेसिकली आता है 2013 वाला, जिसमें बेसिक आपका दिया रहता है, जो आपको लॉ कॉलेज में पढ़ाया जाता है, वो पढ़ लो। उससे जुड़े हुए जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे, ज्यादा डीप में वो लोग नहीं जाएंगे, बेयर एक्ट नहीं पूछेंगे। तो सिंपल स्टडी ऑफ कंपनी लॉ इज इंपॉर्टेंट, करके जाना वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ी ऐसे लॉज भी हैं, थोड़ी ऐसे वो भी हैं एक्ट्स जो कि आपको माइनर वाले देख के जाने हैं। वन ऑफ देम, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ लॉ ऑफ टॉर्ट्स की, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर आपका एसआरए हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसके बाद थोड़ा सा आपका एनआई एक्ट का हल्का सा देख लेना प्लीज यार, हल्का हल्का, मतलब जो बेसिक तैयारी होती है ना वो करके जाना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, एसआरए हो गया, एनआई हो गया। उसके बाद थोड़ा सा पार्टनरशिप एक्ट में प्लीज चले जाइएगा हल्का सा, बिकॉज ये सब चीजें हैं जो कि इंटरकनेक्टेड है आपकी पार्टनरशिप एक्ट के अलावा। मैं अगर बात करूं तो आपका मान लो एमवी एक्ट हो गया। इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिमिलर आते हैं या सिमिलर वे में रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, उनके एक दो क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो आपको वो सब चीजों के सब्जेक्ट के बेसिक लॉज, बेसिक बातें, वो सब चीजें पता होनी चाहिए। यूट्यूब से जाइए, प्रिपेयर करिए, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक्स याद कवर करके जाना। केस लॉज की तरफ और उसकी तरफ उतना दिमाग मत लगाना, ठीक ठाक ही पता होना चाहिए, और ज्यादातर थ्योरी पे फोकस करना। बेयर एक्ट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अगर मैं बात करता हूं तो इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड हो गया, या फिर इस तरीके की जो कमर्शियल लॉ से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको भी प्लीज करके जाना, बिकॉज कमर्शियल लॉ का यहाँ पे जो कि स्पेशलाइजेशन में ये लोग जाते हैं, ठीक है, आईपीआर से जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चंस का फॉर्मेट उस तरीके का होता है कि इक्का दुक्का 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं ना उस टाइप के वो आ सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कमर्शियल लॉ में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी, इनको तो अच्छे से करके जाना, और उसके बाद ये जितने सब्जेक्ट्स हैं इनकी बेयर एक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो कर लेना, मोर देन इनफ रहेगा फॉर द सेफर साइड। मान लो आ जाए, मान लो ना आए, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए आपको पढ़ के जाना है, माय रिकमेंडेशन। उसके बाद बात करता हूं मैं आगे, तो आपका अगला सब्जेक्ट है वो है आपका आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये वो सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर ब्रेड एंड बटर है एक तरीके से मैं मानूं आईआईटी खड़गपुर की, पर जो डिफिकल्टी है क्वेश्चंस की वो लास्ट ईयर में उतनी ज्यादा कठिन नहीं थी। आप कहोगे सर बहुत डीप पूछा होगा, ये सैंपल पेपर के हिसाब से क्वेश्चंस देखूंगा बहुत ज्यादा खतरनाक है, ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल सिंपल ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे, बेसिक बेसिक पूछा था, पर ये भी नहीं था कि अब जो कि पेपर दोबारा होगा, अब इस बार जो कि लोगों की हो सकता है संख्या बढ़े जो कि एग्जाम यहाँ पर दे रहे हैं, तो हो सकता है कि जो लेवल ऑफ कंपटीशन देखते हुए बाकी वो लोग डिफिकल्टी अगर बढ़ा देते हैं तो आपकी जो तैयारी है मैं कहूंगा वो आपकी हार्डकोर होनी चाहिए आईपीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो आपकी हार्डकोर तैयारी है ना, ये आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू के अंदर भी मदद करेगी। तो उसको पढ़ लेने में, उसको कर लेने में ना कोई हर्ष या कोई गिला शिकवा या फिर कोई गम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आईपीआर की जाओ, अच्छे से हार्डकोर तैयारी करो, पूरा पूरा ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, बाकी चीजें पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, बेयर एक्ट पढ़ो, वो पढ़ो। बेयर एक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस लोग पूछेंगे नहीं कि स्पेसिफिक सेक्शन में क्या आया, पर कंसेप्ट्स, प्रोसीजर, बाकी चीजें पता होनी चाहिए, कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, समझ गए। अब इसके बाद जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपको देख के जाना है वो है आपका क्रिमिनल लॉ। अब ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अम्ब्रेला टर्म आप कहोगे इसमें यूज किया गया है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। इसके अंदर आपके इलस्ट्रेशंस के ऊपर से फिर से अच्छे से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इलस्ट्रेशंस को जो बेयर एक्ट के अंदर दी हुई है, जो केस लॉज में दी हुई है, उनको करके जाना वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रख लो। इसके बाद एविडेंस के अंदर, लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे, उसके अंदर से भी चांस है इस बार उठ के आने का। तो इलस्ट्रेशंस को और बाकी जो आपके कंसेप्ट्स रहते हैं, कंसेप्ट से जुड़े हुए सवाल रहते हैं, ठीक है, उनको प्लीज करके जाना। कंसेप्ट से जुड़े हुए सवाल पिछली बार भी आए थे एग्जाम में, जरूर से पूछे जाएंगे। तो एविडेंस को और आपका आईपीसी को करके जाना। अपार्ट फ्रॉम दैट एक जो चीज आपको और ऐड करनी है वो है यहाँ पर सीआरपीसी।
सीआरपीसी के अंदर ये आपको नहीं पढ़ना है कि बैराक में क्या प्रोसीजर था, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स क्या था, ये क्या था, वो सब पूरा नहीं। आपको केवल कवर करना है जो ऐसी चीजें होती हैं जो एक नॉर्मल स्टूडेंट को पता होती है कि भाई बेल क्या है, अरेस्ट क्या है, अरेस्ट के अंदर राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन क्या होता है, बाकी चीजें, ये सब जो होता है ना बेसिक कंसेप्ट्स, वो पढ़ के जाना। जरा ध्यान बैराक्ट के ऊपर, उसके ऊपर मत देना। बैराक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, द कंसेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट, द प्रोविजंस आर इंपॉर्टेंट। इस बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखना। सीआरपीसी की तैयारी भी करके जाना टू बी ऑन द सेफर साइड। वैसे पूछा नहीं जाता है ज्यादा, लेकिन इस बार जो कि डिफिकल्टी बढ़ सकती है पेपर की, इसीलिए मैं इत्तिला दे रहा हूं कि भाई करके जाना। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिमिनल लॉ में एक चीज और, आपके जितने भी मिसलेनियस टाइप के बैराक्ट्स होते हैं ना, पॉस्को हो गया, यूएपी हो गया, बाकी हो गया, उससे जुड़े हुए जो आपके केस लॉज हैं उनको प्लीज सही से कर लेना। केस लॉज को करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज उसके काम बिना नहीं चलेगा। केस लॉज जो रिसेंट में आ रहे हैं, जो आपके लेगेसी वाले थे, जैसे इसमें मान लो आईपीसी में बात करो, एविडेंस से बात करो, जो थोड़े से पुराने वाले केसेस है, जो लैंडमार्क केसेस हैं, उनको प्लीज पढ़ देना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो फाइनल सब्जेक्ट आपको देख लेना है वो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर वैसे तो पिछले साल क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछे गए थे, लेकिन इस बार अच्छा खासा चांस है कि आपसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाए। आपसे ये पूछा जाए कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स है, क्या है, कैसे है, क्यों है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड दिस सब्जेक्ट इन थरो डेप्थ। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा मिसलेनियस और बात करूं तो आपका लेबर लॉ वन ऑफ दो सब्जेक्ट जिसके अंदर, जैसे कि मैंने कहा, आपको बैराक्ट के अंदर स्पेसिफिकली नहीं जाना है आपको, लेकिन जो कंसेप्ट्स होते हैं ना, जो आपके केसेस होते हैं ना, उनको प्लीज देख लेना, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा लेबर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके लिए भी तैयारी का तरीका सिंपल है, जाओ यूट्यूब से पढ़ लो, ना हो सिंगल्स या किसी बुक में दिया हो शॉर्ट में, ब्रीफ में, उससे जाके पढ़ लो, एमसीक्यूज लगा लो, काम आपका हो जाएगा। फिर मैं अगर बात करूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको कितना टाइम में क्या मैनेज करना है, कैसे करना है, तो माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज कि जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कोर सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा टाइम आपको देना है, जिसको मैंने वीडियो के अंदर डिस्कस करा है, उनको आप कोशिश करो 1 महीने में खत्म करने की, इन 1 मंथ। हर सब्जेक्ट को जाओ, करीब 3 से 4 दिन दो हर सब्जेक्ट में, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना आता है, कितना आपकी प्रोफिशिएंसी है किसी सब्जेक्ट में, बाकी सारी चीजें उस पर ध्यान देते हुए 3-4 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करो। और फिर जो अगला 1 महीने बचे उसके अंदर जम के एमसीक्यूज लगाओ। दैट इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट दिस एग्जाम। इसके अंदर और ज्यादा आप कुछ ना कर सकते हो, ना ज्यादा चेंज कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे देखो यार, नेगेटिव मार्किंग जो कि है नहीं, तो जो रैंक डिसाइडर वाला वो सब जो पूरा होता है ना फंडा, कि नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब फंडा इज ऑलरेडी थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। जिस इंसान को वहां पर गया, जिसकी किस्मत अच्छी थी, जिसने जय माता दी सही से करा, उसने मान लो तुक्का भी मारा, कुछ भी मारा, तो यहाँ पे वो चीज बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर प्ले करती है। तो मैंने आपको जनरलाइज जो तरीका है पढ़ने का वो मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। टाइम मैनेजमेंट का तरीका बेस्ट यही है, 1 महीने में जाओ, सिलेबस खत्म करो, फिर उसके 1 महीने जाओ, एमसीक्यूज लगाओ, रिविजन करो, बाकी चीजें करो, मोर देन इनफ आपका काम यहाँ पे हो जाना चाहिए। अगर इससे जुड़ा हुआ हम लोग अगर एक मान लो मॉक टेस्ट सीरीज लाते हैं तो उसकी आपको नोटिफिकेशन यहीं पे संभव लॉ पे बाकी चीजों मिल जाएगी। अभी इसके बाद हम लोग कोशिश करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग एक आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक लाए वीडियो, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि इस पेपर की जो प्रिपरेशन है वो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने किस तरीके से करी थी, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा गौर करूंगा। साथ में मैं ये भी बात करूंगा कि इंटरव्यू जो प्रोसेस होता है, इंटरव्यू प्रोसेस किस तरीके से होता है, क्या होता है, बाकी चीजें सब कुछ इन डेप्थ हम लोग डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। इंटरव्यू स्टाइल का होगा, इंटरव्यू हम लोग बेसिकली लेंगे एक स्टूडेंट का। तो अगर आपको वीडियो भी देखना है, बाकी चीजें भी करनी है, या फिर आप मान लो बाकी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, तो प्लीज संभव लोग को जाइए, आप जो लाइक बटन है वो दबा लीजिए पहली बात तो वीडियो का, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उन स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करिए जो कि इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उनके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स।